लड़की से आ रहे थे तो वो ये दिख गए, तो इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया। हुआ ये, क्योंकि उनको देखने गए थे तो वो वहाँ पे आपके थाने में वहाँ पे तो ना जल पी सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। आपको पता ही है कि हमारे ट्रेडिशंस कैसे होते हैं। तो वो बाहर आए तो हमारे एक रिश्तेदार थे जो कि रहते थे। तो उन्होंने सोचा, डैडी ने सोचा मैं कहाँ जाऊँगा, चलो उनके घर जाके मैं चाय पिताऊँ। और जब वहाँ गए वो तो ये दिखाई दे गए उनको। तो ये बड़े अपने मुख-दर घुमा रहे थे, अपनी एक्सरसाइज़ वग़ैरह कर रहे थे। तो डैडी को इतना अच्छा लगा, उनको लगा कि अरे भाई ये लड़का तो बहुत अच्छा है, मैं कहाँ वहाँ फँस रहा हूँ। और फिर धीरे से डैडी ने पूछ लिया, आपकी शादी तो नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं शादी तो नहीं हुई। और मेरी फ़ोटो भी खिसका दी कि ये मेरी बेटी है, देख लेना आप। और हुआ ये कि इनको जो शाम मेरे हस्बैंड हैं, उनको जैसे होता है फर्स्ट लव साइट वाला, तो वो उनको बस मेरी फ़ोटो इसी से शादी करनी है। और जबकि ये मतलब जो मेरा ससुराल है, वो हाथरस है। तो हाथरस पर ये यहाँ पे दिल्ली में थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब पढ़ाई कर रहे थे, मतलब इनका फाइनल ईयर था उस समय। तो अच्छा अब देख लिया और फ़ोटो भी खिसका दी, डैडी ने सब कुछ कर लिया। और फिर अब इनको लगा कि भई लड़की से मिलना चाहिए। तो जो रिश्तेदार थे हमारे, वो उधर किराए पे रहते थे, तो इन्होंने पूछा कि भई वो तुम्हारी जो रिश्तेदार हैं, वो क्या करती हैं? तो उन्होंने कहा वो भाई बोलते थे इनको, "भाई उस लड़की को तो तुम भूल जाओ, वो लड़की तो बहुत मॉडर्न है, वो तो जीन्स-वीन्स पहनती है और टीवी-वीवी पे प्रोग्राम करती है, हमारी फैमिली में तो नहीं चलेगी।" तो इन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी है, पर फिर भी मैं मिलना चाहूँगा। तो सुबह-सुबह 7 बजे सर्दियों के दिनों में दिसंबर की सर्दियाँ 7 बजे ये पहुँच गए टैक्सी लेके मुझे देखने के लिए। इन्होंने कहा उस टाइम कुछ ऐसा चल रहा था कि कुछ फंक्शन-वंक्शन था, इन्होंने जो अटेंड करना था अपने ऑफ़िस से। तो मुझे नहीं पता था कि कोई आ भी जाएगा 7 बजे। मैं तो हँस रही थी, मम्मी को ये कह रही थी कि मम्मी कोई 7 बजे नहीं आता, वो भी इतनी ठंड में दिसंबर में कौन आएगा? पर ऐसे लगा कोई टैक्सी आके रुकी है। और वाक़ई में मैं ना वो जब इन्होंने देखा तो मैं तो ऐसे ही नहाई-धोई भी नहीं थी, ऐसे ही आ गई थी कपड़े चेंज करके। पर क्योंकि इनका मन था ही। और फिर जब इन्होंने मुझसे बात की तो बहुत भले, बहुत अच्छी तरह से, तो मुझे लगा कि और इन्होंने पता है क्या कहा? सबसे बड़ी बात इन्होंने मेरे मन की बात कह ली कि तुम कहाँ बीएड बीएड कर रही हो? तुम्हें तो एमफिल करनी चाहिए थी। मैंने कहा अरे यही बंदा तो मेरे लिए है। तो पीएचडी करनी चाहिए। और हुआ ये कि मतलब शादी के बाद जो इन्होंने मतलब इनको जो इतना अच्छा लगा था, इनके मन को जो भाया था, वो इन्होंने इतना मुझे सहयोग किया कि मैंने शादी के बाद ही मैंने एमएड भी की, शादी के बाद मैंने पीएचडी भी की, फिर यहाँ आई तो यहाँ की भी एजुकेशन मैंने की। तो मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही सरल सा हृदय। और मुझे लगता है कि मतलब यही मेरे लिए बने थे, इसीलिए भगवान ने आराम से इनको मेरी झोली झोली नहीं कह सकती मैं, पर हाँ इनको वो तो गलत हो जाएगा। तो इनको मेरा साथी बना दिया, तो मैं तो भगवान की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये कहानी है। अब समझ में आया? बहुत अच्छी वो कहानी। आज ही नहीं किया था जो कुछ सभी किया था। एकदम सभी की समझ में आया। और जी, बिल्कुल भाई साहब आदरणीय पवन जी का निर्णय बिल्कुल सही रहा। आपने जी, आपने ये वाकया जो है इस उम्र में जितनी मासूमियत की तरफ जाया है, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि आप वो तो उस समय कितनी मासूम रही होंगी। उन्होंने जो भी निर्णय लिया बिल्कुल सही लिया, बहुत अच्छा निर्णय रहा। और जी। बड़ी बात है, वो जो ये मैं 3 सवाल बातें ध्यान गया उसमें चौथी बात ये भी है, जी, आपको अगर ये मॉरल सपोर्ट नहीं मिला होता और इस तरह की परिस्थितियाँ आपके साथ में ना बनी होती, तो जी, शायद आपको जो कविता के संस्कार शुरू से मिले थे, जी। उनको आप आगे चल कर के जीवित नहीं रख पाती। लेकिन हाँ, ये बड़ी बात है कि उन्होंने आपको बिल्कुल पूरा सहयोग किया, पूरा साथ दिया जी, आपका, जी, आपको हमेशा प्रोत्साहित किया ये सब करने के लिए, जी, ये बिल्कुल, अच्छी जी। बात है। और आज की पीढ़ी के लिए विशेष रूप से मैं 99% घरों में देखता हूँ, जी, जहाँ-जहाँ मेरा संपर्क है, जी, बहुत टैलेंटेड बच्चियाँ होती हैं, लेकिन जी, शादी के बाद 50 तरह के बंधन, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी, ऐसा जी, नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, बिल्कुल, तो जी, वो प्रतिभा दम तोड़ देती है। जी, आपके साथ अनुकूल परिस्थितियाँ बनी और बनती गईं
और वही परिणाम है कि आज आप इस मुकाम पर हैं। और बताइए, आप लोग कुछ पूछो, मेरी तो बात शुरू हो जाती तो वो रुकती नहीं है। परिहार जी, विनीता सिंह जी कुछ पूछ सकते हैं। विनीता सिंह जी हैं और मधुबाला भी पूछना है, वो भी अभी यहाँ मौजूद है। मधुबाला सिन्हा जी भी हैं और मंजू मौर्य जी भी हैं। सर मेरा नेटवर्क जा रहा है, इसलिए मुझे प्रश्न नमस्कार जी। डॉक्टर मधुबाला जी, मधुबाला जी जी स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको कि बहुत देर से मैं गंभीर होकर बैठी चुपचाप सुन रही थी और आपकी सीता वाली रचना सुनकर जी तो बहुत ही गंभीर थी मैं और कई प्रश्न मेरे जहन में थे जी। अभी की बात सुनकर तो मेरी बच्ची बैठ करके मुझे बोल रही है कि आप लोग की यही स्थिति है तो हम लोग के समय में क्या होगा। जी इसलिए मेरे जहन से सारे प्रश्न निकल गए अभी। फिर भी आप जो भी पूछना चाहते हैं आप निसंकोच पूछिए। देखिए मैंने तो सब कुछ बता दिया जैसे हुआ जो कुछ हुआ, तो इसलिए जी नहीं, बस आपकी रचना को मैं सुन रही थी तो मुझे लगा कि आज के साहित्यिक परिवेश में जी जैसे विश्व साहित्य सेवा संस्थान की आप अध्यक्ष है वहाँ की न्यूजीलैंड की जी तो साहित्य से जी कि आज के परिवेश को देखते हुए जी राम और सीता जी दोनों के चरित्र में जी का आकलन अगर हम करें तो साहित्यिक दृष्टिकोण से हम किसको आगे ले जाना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई एक स्वीकृति नहीं हो सकती है। इसके अंदर यही है कि सबकी अपनी व्यक्तिगत राय होती है, अपना व्यक्तिगत सोच होता है। और एक तरह से देखा जाए तो सीता अपने आप में बहुत परिपूर्ण थी। अगर वो शिव जी का धनुष उठाकर रख सकती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बिचारी थी या कुछ नहीं थी। बहुत उनके अंदर मतलब मान सम्मान भी था, सब कुछ था। और दूसरी तरफ से अगर राम को भी देखा जाए तो राम भी अपने आप में इतने मर्यादा, मतलब देखिए जब भी हम किसी मतलब भाई की बात करते हैं तो हम किसको देखते हैं? राम को देखते हैं या भरत या लक्ष्मण को देखते हैं। उसी तरह से जब हम आदर्शवाद की बात करते हैं तो अगर आदर्शवादी पत्नी के रूप में देखा जाए तो सीता जी बहुत अच्छी, पर कहीं ना कहीं आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया या क्या ऐसा रहा। तो अब आप ये कह रहे हैं कि किसको आगे ले जा सकते हैं, तो उसके अंदर यही है कि मुझे जैसे आप हंसेंगे इस बारे में कि मैं ना राम को आगे ले जाना चाहूंगी ना सीता को आगे ले जाना चाहूंगी। मुझे कृष्ण बड़े प्रभावित करते हैं क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत राय है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण जो थे वो इतने बड़े भोगेश्वर हुए और भोगने के पश्चात इतने बड़े योगेश्वर हुए कि उन्होंने गीता जैसी मतलब आप देखिए कि क्या है। तो इसमें हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। तो हो सकता है कि सीता मुझे कहीं बहुत प्रिय है, राम कहीं ना कहीं मुझे कहीं अटक जाती हूँ मैं राम के बारे में सोच कर कि क्योंकि मुझे ये लगता है कि राम ने सीता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया है, मुझे ऐसा लगता है। पर ये मेरी व्यक्तिगत सोच है क्योंकि देखा जाए तो समाज हमेशा ही व्यक्ति से बड़ा होता है एक तरह से, है ना। तो और समाज से भी बड़ा राष्ट्र होता है, राष्ट्र से भी बड़ा आप देखो तो विश्व होता है। तो विश्व की दृष्टि से अगर देखा जाए, विश्व के मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं अटक ही जाते हैं इन चीजों में। और इस चीज को मुझे ये लगता है कि सबकी एक पर्सनल सोच होती है, एक व्यक्तिगत राय हो सकती है। पर बाकी साहित्यिक दृष्टि से कौन किसको कितना प्रमोट करेगा, कहाँ तक ले जाना चाहेगा, कितना आदर्शवाद
को सोचेगा या कितना उसके विपरीत सोचेगा, या परिस्थितियों के अनुसार जो है वो हमेशा समाज में परिवर्तन आते ही रहते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में हमें कहाँ राम मिलते हैं, आज के समय में हमें कहाँ सीता मिलती हैं। तो अगर हम राम की कल्पना करते हैं, तो हम सीता की कल्पना करते हैं। तो होता ये है कि जब कहीं बुरी चीज़ हमें दिखाई देती है, तो हमें हमेशा अच्छाई दिखाई देती है। और जब हम अच्छाई की बात करते हैं, तो हम हमेशा अपने आदर्शवादों को जो व्यक्तित्व हैं, उनको देखते हैं। तो कहीं न कहीं राम और सीता उस आदर्श में बंधे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब व्यक्तिगत सोच है। तो मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत 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 जी, जी। विनीता है क्या? विनीता सिंह? विनीता विनीता जी, सिंह हो तो मैं तो विनीता मंजू मौर्य का भी नाम बार-बार मुझे दिखाई दे रहा है। मंजू मौर्य भी आज सुन के रही हैं। ज़माने में विनीता, विनीता पूछो क्या पूछना है? बातचीत करो। जी, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? विनीता दी की हाँ आवाज विनीता जी पूछिए। अगर श्री राम की नहीं आ रही। विनीता सिंह परिहार, राजकुमारी सतना आवाज आ रही है क्या? नहीं पहले आ रही? अनम्यूट तो करिए आप। विनीता नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है। मंजू मौर्य भी अभी नाम मुझे दिखाई दे रहा था। मंजू मौर्य अगर हो तो और कुछ पूछना चाहें, बातचीत करना चाहें दिख रही हैं। तो अनम्यूट पूछ करिए आप, सकती हैं। अनम्यूट करिए तब आ जाएगा। दिख गई हैं मंजू मौर्य जी। ठीक है। आप तो माइक जहाँ पे जी, बना हुआ है उसको एक बार टच करिए, अनम्यूट हो जाएगा। हाँ, अब बोलिए। हाँ जी। मैं तो ये तो इतने बड़े बड़े लोग के बीच में मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है। आप कुछ अरे मैडम, मैं तो सुन रही हूँ इतनी देर से। मैं तो जीरो हूँ, कुछ बस आप लोग को सुनती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। जी, कोई बड़ा बड़ा अच्छा छोटा लगता नहीं, हम सब बराबर से हैं। पूछिए आप क्या पूछना चाहेंगी? बहुत अच्छा लगा आपके बारे में इतनी रोचक रोचक बातें बताई आपने। मन एकदम खुश हो गया। मैं तो बस सुन रही थी और रोज सुनती हूँ, अक्सर सुनती हूँ। जब सुन पाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छे सीखने को मिलता है बहुत कुछ अपने जी, जीवन में भी उतारने का। बहुत-बहुत बस आभार। जी, बहुत अच्छा लगता है। मैं सारी मैडम लोग को सुनती हूँ, मुझे जी, बहुत अच्छा लगता है बस सुनते रहना। जी, सुन के कुछ विनीता सीखूं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ मंजू जी के बारे में। मंजू जी लिखती तो है लेकिन सुनाती नहीं है, पढ़ती नहीं है। ऐसा और कुछ नहीं वैसे सर। वैसे इनका कभी अध्ययन जो है, वैसे इनका अध्ययन बहुत काबिले तारीफ है। ये धर्म, दर्शन, आध्यात्म पर बहुत अच्छे-अच्छे आलेख लिखती हैं। और जी, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ भेजे थे आलेख, तो जी। मैंने इनसे बिना अनुमति लिए उनको पोस्ट कर दिया फेसबुक पर। अरे वाह! क्या बात है। हाँ, जी, तो बहुत लोगों ने सुंदर। अप्रिशिएट किया उसको, बहुत लोगों ने प्रशंसा की इनके लेखन की। जी, और मैं तो इनको बार-बार कहता हूँ कि लिखते हैं तो फिर प्रस्तुत करने में संकोच कैसा? जी, उसको बिल्कुल। आप ऑनलाइन होकर के मत कहिएगा, लेकिन सर, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है सर। ऐसे सही बात तो यह है कि मुझे कुछ नहीं आता है। वैसे आप लोगों से सीख रही हूँ बस। साधारण सी शिक्षा दीक्षा हुई है। बस सीखने की शौक रहती है कि पढ़ने का शौक रहता है। और आप लोगों को सुन के बस लगन चढ़ गई कि मैं भी कुछ सुनूं, सीखूं बस। जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अच्छा। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? बहुत सुंदर। बोलते तो सब हैं, सुनना भी चाहिए ना, मैं सुनने के लिए हूँ। जी, सुनाना भी चाहिए कभी-कभार। नहीं, बस सुनती रहूँ। अभी और सीख लूँ फिर बोलूँगी। जी, बिल्कुल। तो अनुराधा, कुछ और सवाल मैं समझता हूँ रह गए होंगे, तो हाँ सर, वो भी सवाल कर लो। और फिर उसके बाद मेरी तरफ से एक सवाल है, सवाल क्या अनुरोध है कि हम कुछ और भी कविताएं अभी सुने, है ना? कुछ एक सवाल सवाल है, मेरा पहले है, वो कर लो, उसके बाद फिर अनुमति हम एक दीजिए। आध दो कविताएं और सुनेंगे, ठीक है? जी, मैं पूछूं सर?
जी बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया। मैं पूछना चाहूँगी कि आप देवेंद्र तोमर सर से कहाँ मिली, किस पटल पे मिली और सर से जुड़ाव कैसे हुआ और उनके बारे में आपके विचार क्या हैं, ये बताइए। जी देवेंद्र सर जी से मैं मिली थी अपने ब्लॉग पर और कुछ एक रचनाएं थी जो मैंने लगाई थी और इन्होंने उनको काफी पसंद किया था और इनके कमेंट्स वगैरह जो उस पर आए थे उससे मैं बहुत अभिभूत हो गई और मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत। और उसके बाद जब इनसे मेरी बात हुई, बात करने के पश्चात पता लगा कि बहुत ही सज्जन, बहुत ही आगे बढ़ाने वाले, मतलब जो सही एक सलाह दे सकता है, सही एक राय दे सकता है, उस तरह के। और मतलब सब लोग तारीफ तो करते ही हैं, पर तारीफ करने के साथ साथ अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दी जाए जिससे कि आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिले और कुछ आगे करने के लिए मिले और आगे बढ़ने के लिए मिले, ऐसे आपके देवेंद्र सर जी हैं हमारे, जो कि हमेशा ही सबको प्रमोट करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि सबको एक साथ मिलकर आगे ले जाने का जो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत कम लोगों में जज्बा होता है, क्योंकि अपने लिए तो सब ही करते हैं, पर वो लोग जो कि दूसरों को साथ लेकर चलते हैं, उससे बड़ी अच्छी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती है। तो ये है देवेंद्र सर जी के बारे में। बाकी अभी जान रही हूँ मैं इनको, काफी बातचीत होती रहती है हमेशा उनसे, और हमेशा रचनाओं के बारे में बात करते हैं, गीतों के बारे में बात करते हैं। और इवन विश्व साहित्य संस्थान, क्योंकि मैं अभी काफी नई हूँ, तो उसके विषय में भी जब तब वो मुझे बताते रहते हैं कि अब ये कार्यक्रम इस तरह से करेंगे या ये रूपरेखा रहेगी। तो मुझे सीखने के लिए बहुत मिल रहा है, और जिन लोगों से मुझे सीखने के लिए मिलता है, वो मेरे लिए हमेशा ही बहुत आदरणीय और बहुत प्रिय रहते हैं। तो देवेंद्र सर जी, आपको नमस्कार। बहुत 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 आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। जी इंसिडेंटली जो आप गांधारी जी के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो मेरी गाइड जो है मिथिलेश थी, उन्होंने भी एक लिखा हुआ है इंग्लिश में, वो ट्रियालॉजी लिखी है, मतलब Yes. 3 काव्य संग्रह। इंग्लिश में पीएचडी थी वो, इंग्लिश Yes. में भी तो उन्होंने लिखा है। तो 2 तो आ चुका है, द इंडिया एंड द योगी करके 2 आ चुका है, वो जी। प्रिंट भी हो चुका है। लेकिन जो रॉयल मदर गांधारी करके लिखी है, जो डिफरेंट फैसेट्स ऑफ गांधारी का है, आया नहीं अभी तक। तो पांडुलिपि हम लोग उसको पुस्तक रूप में लाना चाहते हैं, तो आगे आपको आपके समकक्ष में शायद वो रहेगा, जी मेरा ख्याल है, तो उसको भी पढ़ने को मिल सकता है। तो जी हम लोग बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी देवेंद्र जी, आप हाँ आगे जी। बात हाँ बढ़ाइए। भाई अनुराधा, तो अब रचनाएं सुन ली जाए कुछ और, है ना? हाँ सर, जैसा आपने कहा था, 1-2 रचनाएं और सुनते ही इतनी अच्छी है कि मैं तो सोची हूँ आज ही ऑर्डर कर दूँ इनकी बुक। जी, अंशु स्पर्श की बात कर रही हैं आप। अंशु स्पर्श जो है वो पता नहीं, मतलब वैसे मैं सोच रही थी कि ये प्रकाशित तो मैं कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अकेली पढ़ूंगी, पर इसका जो मैंने रिस्पांस देखा, वो इतना ह्यूज रिस्पांस, इतना वेलकम, और इतना, मतलब मैं तो अभिभूत हूँ जब डॉक्टर सूर्य बालाजी ने के हाथों से इसका लोकार्पण हुआ, और इवन मुंबई हिंदी अकादमी के द्वारा मुझे मतलब उन लोगों ने रचनाकार के रूप में यहाँ पर न्यूजीलैंड में प्रतिष्ठित ट्रॉफी दी, और फिर स्वयं सिद्धा का मुझे महिला समिति के द्वारा पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया, मुझे ये लग रहा था कि अरे वाकई में ये क्या अच्छा, इतना अच्छा बना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत सरल भाषा में अपने दिल की जो बात होती है वो दूसरों के दिल तक शायद पहुंचा देती हूँ, तो शायद इसलिए
ये जो काव्य संग्रह है वो शायद इतना प्रसिद्ध या इतना पॉपुलर हुआ है। पर अंशु स्पर्श के बारे में जो एक बात है वो ये है, मैं कहना चाहूंगी कि मतलब इस हमारे दिल और दिमाग में हमेशा कोई ना कोई युद्ध, कोई ना कोई मतलब इस तरह से अनवरत युद्ध चलता रहता है। कभी हम सोचते हैं कि इस संसार में, इस प्रकृति में जो भी कुछ अनछुआ है उसको पाने की कहीं ना कहीं लालसा हमारे मन में कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो अनकहे, अनगिनत, अनछुए, अनदेखे, अनंत, अद्भुत, रूहानी, कैसे भी जो भी प्रेम स्पर्श है या कोई और उसकी भाषा है, और मतलब जैसे कि आप किसी के पैरों की छाले देखते हैं, बिना देखे भी आप उसकी पीड़ा करते हैं, ऐसे ही जो अनुभव है वो इस अनछुए स्पर्श जो काव्य संग्रह है इसके अंदर मैंने व्यक्त किए हैं। तो अनछुए स्पर्श से मतलब कुछ मतलब जो लोग बागों ने इस पर कमेंट्स किए, उन्होंने ये कहा कि ये प्रेम और विरह पगी हुई कविताएं हैं जो कि कहीं कहीं हृदय स्पर्शी भी हैं और कहीं कहीं हृदय विदारक भी हैं। और बाकी ये है, सुनीता जो है बिना लाग लपेट के अपने दिल की बात जो है वो दूसरों के समक्ष रख देती है। तो ये कुछ इस तरह की गाथा है जो कि अनछुए स्पर्श की कविताएं हैं। तो मैं आपको अनछुए स्पर्श से अपनी एक प्रिय कविता सुनाना चाहूंगी। बाकी तो इसमें अनछुए स्पर्श की बहुत सारी कविताएं हैं, पर ये जो कविता है ये थोड़ा सा मेरे दिल के बहुत करीब है। तो उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी और आप लोग इसको पसंद करेंगे। जी, जरा मैं पहुंच जाऊं उस कविता तक तो मैं पढ़ना शुरू करूं। जी, तेरा अनछुआ स्पर्श अभी तक न जाने कैसे रखा है वही, तुम मिलो तो तुम्हें छूकर बताऊं। तेरा अनछुआ स्पर्श अभी तक न जाने कैसे रखा है वही, तुम मिलो तो तुम्हें छूकर बताऊं। तुम्हारे अनछुए स्पर्श से न जाने कैसे कोमल किसले पत्तियां तो कलियां खिलाई, ख्यालों के भंवरे मंडराने लगे हैं। तुम आओगे तो यह ले जाओगे, पर रूहे स्पर्श कैसे ले जा पाओगे। कैसे कह दूं कि तुमने छुआ नहीं, कैसे कह दूं कि तुमने छुआ नहीं। तुम्हारे अनछुए स्पर्श की भाषा जगा जाती है चाहत भरी ख्वाहिशें यूं ही कहीं। मेरी आयु से परे बेपनाह सुंदरता की व्याख्या सी करती कहीं, मन एक गुलजार को महका जाता है कहीं तेरे शब्दों का खुशबुए स्पर्श। आभार। गुदगुदा जाता है मन को कहीं तेरा वह स्पंदने यादें स्पर्श। तो कहीं मीठी सी वेदना से भर देता है विकर वह तेरा चुपचाप अंतर्मने स्पर्श। बिन कहीं ही कैसे हाले दिल बयां कर जाता है मिट्टी की सौंधी सुगंध सा तेरा वह बरसाते स्पर्श। तो कभी खुद मुझको मुझसे ही मिलाता है वह तेरा ज्ञानी जीवन स्पर्श। मेरी हर तमन्ना को कहीं पंखे उड़ान दे जाता है दिले बेताबी सा कहता वह तेरा आसमानी स्पर्श। जाएं कहीं भी, जाएं कहीं भी, पर हों वह रास्ते वह मंजिल दिन में भी यूं कहीं नित नए ख्वाब बुनना सिखाता है तेरा वह सपने स्पर्श।
अंतिम पंक्तियां हैं। मेरा अपना सच्चा प्रतिबिंब मुझको दिखाता है, दिले हालात बयां सा करता, वह तेरा रूह स्पर्श। हमारे एहसास का वह स्पर्श, हमारे एहसास का वह स्पर्श, हमारे एहसास का वह स्पर्श। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, आप लोग भी सोचेंगे कहाँ आपको, आपकी रचनाओं को और आपकी बातचीत को सब लोगों के साथ साथ में 2 लोग भी विशेष रूप से